हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप सब ठीक से होंगे। आज हम नेशनल इनकम के ऊपर तीसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे आज इनकम मेथड के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनकम मेथड के ऊपर बात करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड के अनदर नेम है फैक्टर पेमेंट मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इनकम मेथड बेसिकली हमें बताता क्या है, ये हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना सिखाएगा, जिसके बाद हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम है क्या, हमने पहले ही पढ़ा है, पहले लेक्चर में भी हमने फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ा था। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों को इनका रिवॉर्ड मिलता है फैक्टर पेमेंट के रूप में। जैसे कि लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट और कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। अगर इन्हीं फैक्टर इनकम्स को हम टोटल कर ले तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। लेट्स सी, थोड़ा सा देखते हैं क्या बताया हुआ इसके बारे में। एक ये टेक्निकल डेफिनेशन छोटी सी दी हुई है। नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि लैंड, मैंने आपको पहले बताया, लैंड का रिवॉर्ड क्या है, उसका रेंट। जिसने लैंड लगाई उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसको, वेजेस। और कैपिटल का रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एट द एंड एंटरप्रेन्योर जो बाकी 3 फैक्टर लेकर रहेगा उसका रिवॉर्ड क्या है, उसका रिवॉर्ड इज प्रॉफिट। नाउ अब हम इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। इनकम मेथड में कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इनकम मेथड में हम एनडीपी एट एफसी निकालना सीखते हैं। जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं तो एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, 3 कंपोनेंट है एनडीपी एट एफसी के। नंबर 1 कॉम्पनसेशन of employees, number 2 operating surplus, and number 3 mixed income of self-employed। ये 3 इनकम्स को ऐड करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम बनेगा। एनडीपी एट एफसी इज डोमेस्टिक इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों को ऐड करके क्या बन गया हमारा, एनडीपी एट एफसी। नाउ ये एक एक चीज इंडिविजुअली समझेंगे हम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है। लेट्स सी। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज अ रिवॉर्ड टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर। जो लोग काम करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं किसी एम्प्लॉयर के अंडर, उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है, उनको रिवॉर्ड में मिलता है सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश पेमेंट मिल गई, जॉब करी और साथ के साथ कैश में उनको पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा उनको रिवॉर्ड मिलता है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड क्या होता है, कैश सैलरीज के साथ साथ अदर बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। लाइक आने जाने के लिए कैब फैसिलिटी दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, बच्चों की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। तो एक कैश पेमेंट मिल गई, दूसरा पेमेंट इन काइंड मिल गया। तीसरा मिलता है उसको रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, अब रिटायरमेंट पेंशन क्या है, पास्ट सर्विसेज का रिवॉर्ड है जी। जब तक वो वर्किंग था, उसने जॉब किया, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ पेमेंट मिलती है पेंशन के रूप में, वो भी क्या है, फैक्टर इनकम है, बिकॉज पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करी, अब उसको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। फोर्थ आइटम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाली आइटम होगी, इसके बारे में आगे अभी डिटेल में और पढ़ेंगे हम,
एम्प्लॉयर्स contribution towards social security scheme. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मैंने कहा ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। मैंने यहां पर लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हो सकता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी लिख कर दे दे। क्या लिख कर दे दे? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो याद रखना, अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिया है तो ये हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन गिवन है अगर आपको, तो इसको कंसीडर नहीं करना है आपने। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक इसी में होने के चांसेस होते हैं। हमें क्या लेना है? वी हैव टू इंक्लूड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेना है? वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट होता है, ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए हमें दोबारा से उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा अभी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिवॉर्ड है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज का क्या मिलेगा? नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मिल जाता है। नंबर 2 पेमेंट इन काइंड, जैसे कि हॉस्पिटल बिल हो गया, इसके बच्चे के एजुकेशन का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, रहने के लिए घर दे दिया। देन रिटायरमेंट पेंशन, पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसका रिवॉर्ड उसे अब मिला है रिटायरमेंट पेंशन। लास्ट वन इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। याद रखना, बार बार फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है तो लेना है, और अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है तो इसको इग्नोर कर देना है। अब क्वेश्चन में होगा क्या? पहली कोशिश करनी है कि चेक करना है हमें क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। अगर गिवन है तो ये सारी बातें इररेलेवेंट हो जाएगी, इसका कोई यूज नहीं है। और अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो दीज आर दी कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए होंगे कैलकुलेट करने के लिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। होप पहला समझ में आ गया होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट क्या बताया आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड पार्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉफिट आ सकता है? जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले आता है रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर 2 इंटरेस्ट, एंड नंबर 3 प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, हमारा काम फिर से आसान हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो दीज आर दी कंपोनेंट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकता है कि वो आपको प्रॉफिट ना दे और ऑपरेटिंग सरप्लस यूज करना है हमें। प्रॉफिट नहीं दिया है तो हमें याद रखना है प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट का पार्ट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इज टैक्स ऑन प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर टैक्स देना होता है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी ने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कंपनी ने अपने पास रखा है फ्यूचर में यूज करने के लिए। अब ध्यान से समझने वाली बात, अगर प्रॉफिट गिवन है तो ये कुछ भी मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट गिवन नहीं है तो याद रखना कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस और उसके साथ में प्रॉफिट के बारे में समझ लिया। देन लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, ये वो इनकम है जो लोग आपके आसपास छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे होते हैं, जिनकी इनकम अकाउंटेड नहीं होती है, जिनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, तो एस्टिमेटेड मिक्स्ड इनकम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो इसको कैलकुलेट नहीं करना है, एज इट इज इसको यूज करके हम क्या कर देते हैं, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं जरा एनडीपी एट एफसी कैसे निकाला हमने। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या किया हमने, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम इसको सीओई, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों फैक्टर्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी। नाउ अगला क्वेश्चन क्या राइज होता है कि एनडीपी एट एफसी से अगर मुझे नेशनल इनकम पर जाना है तो क्या करेंगे, पहले लेक्चर में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो क्या करेंगे, यानी कि एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफवाईए इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी, ये आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं जरा। मेन कंपोनेंट जैसा मैंने आपको बताया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारे पास जो हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, वो सारी बातें बता दी आपको। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग होते हैं जो छोटे मोटे बिजनेसेस आपके आसपास चल रहे थे, जिनका कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं होता है। देन आता है रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, इनको कंबाइन हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यानी कि कंपोनेंट तीन ही है, सीओई, मिक्स्ड इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट, अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के फिर से वही जो मैंने आपको पीछे बताया, दोबारा से एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है, इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश बता दिया, बोथ होना चाहिए जी, कैश भी होना चाहिए, काइंड में। कैश में क्या क्या आता है, बेसिक पे, और काइंड में आ गया फ्री फूड, हाउस रेंट अलाउंसेस। फिर जो मैंने बार बार फोकस किया, हमें क्या इंक्लूड करना होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस, ये गिवन नहीं होगा आपको क्वेश्चन में, बस जस्ट फॉर नॉलेज की अगर ऐसे आ जाए तो ये भी आप समझ लेना, ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के पार्ट आ गए। मिक्स्ड इनकम, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सिर्फ एस्टिमेटेड इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड से कोई लेबर कर रहा है, कोई लैंड से रेंट रिसीव कर रहा होगा, कोई कैपिटल से इंटरेस्ट मिल रहा होगा किसी को, कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट आ रहा होगा, तो ये हो जाता है मिक्स्ड इनकम उसका। देन एक बार फिर से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को थोड़ा सा और डिटेल में बताया। इन कैश की बात करें तो वेजेस एंड सैलरीज आ जाता है, बेसिक पे आ जाता है, डेयरनेस अलाउंसेस, इतना डिटेल में आपको नहीं आएगा, बहुत सिंपल आपको याद रखना है कि कैश में ये सारी चीजें मिलती है। इन काइंड में याद रखना, फ्री हाउस मिल गया, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री फूड, देन लास्ट वन इज फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के पार्ट पहले बता दिए हैं आपको। देन ऑपरेटिंग सरप्लस एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, प्रॉफिट के पार्ट डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग आ जाता है आपका, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। अब यहां पर एक टिप डाली हुई है इस क्वेश्चन में,
ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड में गलती अगर कहीं बच्चा करता है तो इसी जगह पर करता है, बाकी सारी चीजें वो आइडेंटिफाई कर लेता है। मिस्टेक कहाँ करता है? मिस्टेक यहीं पर करता है कि भाई एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। बच्चा दोनों लिख कर आ जाता है कई बार, या दोनों ही नहीं लिखता है। मैंने पहले भी फोकस करवाया आपको, क्या लेना है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको तो इंक्लूड किया जाएगा। और अगर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है तो इसको इग्नोर कर देना है जी, इसको इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो नेशनल इनकम में नहीं जाएगा, वो उसकी टोटल सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें क्या इंक्लूड करना है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। देन एक ब्रीफ में देख लेते हैं जरा, इस टॉपिक में हमने क्या किया, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड से एनडीपी। तो एनडीपी कैसे आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयड, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है एनडीपी एट एफसी, और उसमें एनएफवाई ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एफसी, यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ये टोटल आपका इनकम मेथड है। अगले लेक्चर में हम इसमें क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। होपफुली समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच।